नमस्कार, मैं ऋतु राज सिंह को असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडल महाविद्यालय सरायकेला खरसुआ में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं इस वीडियो में यूजी सेमेस्टर फर्स्ट हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट को फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका के विषय में बताऊंगी। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पुरातन व्यवस्था को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग फ्रांस की क्रांति की आग को प्रज्वलित करने वाले दार्शनिकों की चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका। क्रांतिकारी कार्यों से पूर्व क्रांतिकारी विचारधारा का होना आवश्यक है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में अनेक क्रांतिकारी विचारक हुए, जिन्होंने अपनी लेखनी का प्रयोग करके तृतीय वर्ग की सोई हुई आत्मा को जागृत किया तथा उन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इन लेखकों ने फ्रांस में व्याप्त बुराइयों की कटु आलोचना की। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने जो विचार व्यक्त किए वे तर्क पर आधारित थे। लुई सरकार की निरंकुश शासन और जर्जर हो चुकी भूखी जनता, महंगाई की मार, अमीर गरीब की चौड़ी खाई और असुरक्षा की भावना ने फ्रांस में क्रांति की आग को अभी सुलगा ही रही थी कि इनके विचारों ने आग में घी का काम किया। यदि इन दार्शनिकों के विचार जनसाधारण तक न पहुँचते तो फ्रांसीसी क्रांति में हिंसात्मक कार्यों के सिवाय और कुछ न होता। फ्रांस की क्रांति को जन्म देने वाले कुछ प्रमुख साहित्यकारों एवं दार्शनिकों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, दिदरो का जन्म 1713 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। दिदरो का विचार था कि सत्य के ज्ञान से सुख की प्राप्ति व दुखों का निराकरण हो सकता है। अतः उसने एक विश्वकोश की रचना की, जिसमें उसने विभिन्न विषयों में प्रकाश डाला। 1772 ईस्वी में दिदरो के प्रयासों से 17 खंडों का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया प्रकाशित हुआ, जिसमें उसकी सहायता एल्बर्ट ने की। इस विश्वकोश में दिदरो ने विभिन्न प्रख्यात विद्वानों के लेखों को भी प्रकाशित किया, जिसमें प्रमुख वॉल्टेयर व क्विस्ने थे। दिदरो ने बौद्धिक चेतना को क्रांति की आत्मा कहा। दूसरा, मोंटेस्क्यू का जन्म 18 जनवरी 1689 ईस्वी में फ्रांस के बोर्डो नगर के समीप ला ब्रेड नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम चार्ल्स लुई II था। उसने बोर्डो विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त कर ली और बोर्डो की पार्लमा में वकालत करने लगा। उसके ताऊ डी मोंटेस्क्यू, जो बोर्डो की पार्लमा के अध्यक्ष थे, की मृत्यु के बाद वह बोर्डो की पार्लमा का अध्यक्ष बना और बैरन द मोंटेस्क्यू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोंटेस्क्यू ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों की रचना की। इसकी प्रथम रचना द पर्शियन लेटर्स 1721 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस कृति में उसने काल्पनिक ईरानी यात्रियों के माध्यम से फ्रांस के धर्म, रीति रिवाजों, परंपराओं व निरंकुश शासन इत्यादि पर व्यंग्य किया। इस पुस्तक में मोंटेस्क्यू को अत्यधिक ख्याति मिली। इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ था, जो 1748 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उसने शासन के 7 प्रणालियों का विस्तृत वर्णन किया। इस पुस्तक में मोंटेस्क्यू ने इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था की अत्यंत प्रशंसा की तथा फ्रांस में विद्यमान राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत की कटु आलोचना की। इसी पुस्तक में मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसमें उसने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक पृथक करना आवश्यक माना। उसने लिखा कि जब तक फ्रांस में उपरोक्त तीनों अंग एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहेंगे, वहाँ सुधार की अपेक्षा करना व्यर्थ है। मोंटेस्क्यू के इन विचारों ने निसंदेह 1789 ईस्वी की क्रांति के बीज बो दिए। मोंटेस्क्यू के उपरोक्त विचारों के कारण ही उसे 18वीं शताब्दी के प्रमुख राजनीतिक चिंतकों में से एक माना गया है। तीसरा, वॉल्टेयर।
18वीं शताब्दी के राजनीतिक साहित्यकारों में प्रमुख वॉल्टेयर था। वॉल्टेयर का जन्म फ्रांस के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता उसे वकील बनाना चाहते थे, किंतु उसकी रुचि साहित्य में थी। इसका मूल नाम फ्रांसवा मारी अरुए था। यह लेखक, कवि, पत्रकार, नाटककार, दार्शनिक, आलोचक एवं व्यंग्यकार था। इसका पहला नाटक इडिपस था, जिसमें निरंकुशता और कट्टरता पर व्यंग किया गया था। वॉल्टेयर मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत का उग्र समर्थक था तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। पुरातन व्यवस्था के प्रति उसे अपार घृणा थी तथा किसी पर अत्याचार होते देखना उसके लिए संभव न था। उसने शासन व्यवस्था में व्याप्त दोषों पर अपनी लेखनी से आघात किया तथा राज्य पर जनता का विश्वास समाप्त कर दिया। अत्याचार का विरोध करने के कारण ही वॉल्टेयर का चर्च से भी संघर्ष हुआ। वॉल्टेयर की दृष्टि में चर्च मानव स्वतंत्रता का विरोधी तथा अंधविश्वास उत्पन्न करने का स्थान था। वह चर्च को बदनाम स्थान कहता था, अतः उसने चर्च में व्याप्त आडंबरों व भ्रष्टाचार की घोर आलोचना की। हेजन ने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, उसके समय में उसका क्या महत्व था, इसका पता इस बात से चलता है कि लोगों ने उसे राजा वॉल्टेयर का नाम दे रखा था। संसार में उससे अधिक स्वतंत्र, निर्भीक व साहसी आत्माएं बहुत कम हुई हैं। चौथा, जीन जैक्स रूसो। रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जेनेवा में हुआ था। उसके जन्म के कुछ समय पश्चात ही उसकी मां की मृत्यु हो जाने के कारण उसका बचपन उपेक्षित रूप में व्यतीत हुआ। उसका पालन पोषण उसके संबंधियों ने किया। 16 वर्ष की आयु में वह जेनेवा छोड़कर चल दिया। वह इधर उधर घूमता रहा। रूसो ने 14 वर्षों तक इसी प्रकार यायावर का जीवन व्यतीत किया। यह 14 वर्ष उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाणित हुए, क्योंकि इसी में वह दिदरो जैसे विद्वानों के संपर्क में आया। एक लेखक के रूप में रूसो का जीवन 1749 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इस वर्ष डिजोन की अकादमी द्वारा विज्ञान तथा कलाओं की प्रगति ने नैतिकता को पवित्र किया अथवा भ्रष्ट नामक विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में रूसो को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इससे रूसो को एक लेखक के रूप में प्रसिद्धि मिली। 1761 ईस्वी में रूसो ने न्यू हेलोइज तथा सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट व एमाइल की रचना की। इन ग्रंथों से रूसो को अपार ख्याति प्राप्त हुई। इन ग्रंथों में व्यक्त उसके क्रांतिकारी विचारों के कारण राज अधिकारी व चर्च के अधिकारी उसके विरोधी हो गए। परिणाम स्वरूप उसे फ्रांस छोड़कर जाना पड़ा। रूसो के विचार अपने समकालीन लेखकों से अधिक प्रगतिशील थे। रूसो पहला लेखक था जिसने समानता, स्वतंत्रता व जनतंत्र के विचारों का प्रतिपादन किया तथा संपूर्ण राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत जनता को माना। रूसो के अनुसार एक नई सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता है। इस अनुबंध के द्वारा मनुष्य को उस स्वतंत्रता, समानता और सुख की गारंटी मिलनी चाहिए जिसका उसने प्राकृतिक अवस्था में उपभोग किया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता में रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, फिर भी हर कहीं वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसी में वह स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा देता है। रूसो असमानता का विरोधी था। उसका विचार था कि राज्य में कोई व्यक्ति इतना समृद्ध नहीं होना चाहिए
कि वह दूसरे को खरीद सके और न ही इतना गरीब होना चाहिए कि वह स्वयं को बेच दे। रूसों के विचारों ने जनसाधारण को असाधारण रूप से प्रभावित किया। रूसों ने अपने समय की दूषित शासन व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था की कटु आलोचना की तथा समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं व शोषण को जनसाधारण के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर उसमें तीव्र आक्रोश एवं असंतोष की भावना जागृत की। इस प्रकार क्रांतिकारी विचारों को जनता में प्रबल बनाने के कारण रूसों को क्रांति का मसीहा भी कहा जाता है। नेपोलियन के अनुसार यदि रूसों न हुआ होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के फ्रांस के लेखकों ने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन कर फ्रांस को राजनीतिक एवं सामाजिक क्रांति के कगार पर ला खड़ा किया। इन लेखकों ने फ्रांस के तृतीय वर्ग के समक्ष शक्तिशाली स्वप्न प्रस्तुत किए और उन्हें आशावादी बनाया। हेजन के अनुसार इन लेखकों ने क्रांति के कारण को अत्यंत चतुरता से जनता के समक्ष स्पष्ट किया तथा उनकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, लोगों को वाद विवाद के लिए बाध्य किया तथा पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध क्रोध एवं घृणा को प्रज्वलित किया।